मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 28 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 10th है। जैव परक्रम यानी कि जीने की प्रक्रिया, जीने की प्रोसेस, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने ये देखा कि जो हमारा भोजन है वो किस तरीके से पचता है। पिछली वर्कशीट में आप लोगों ने देखा था कि प्रॉपरली एक ऐसे नली होती है, फिर छोटी आंत, यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टमक होता है, फिर यहाँ पैनिक्रियाज होता है, इस तरीके से कुछ लीवर होता है। मैंने कुछ ज्यादा ही गंदा बना दिया, देख लेना, मैं वो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डाइजेशन का डायग्राम देख लिया था। अब डाइजेशन में यानी कि आपका जो पाचन प्रक्रिया थी उसमें आप लोगों को समझ में आ गया था भोजन। लेकिन एक बात बताओ, हमें भोजन क्यों चाहिए होता है? ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि सांस लेना क्यों जरूरी है? आप सांस क्यों लेते हैं? आपको लगता है कि सांस लेना जरूरी है, हमें सांस आता रहेगा तो हम जिंदा है। नहीं बच्चा, अगर हम भोजन खाते रहेंगे तो हम जिंदा है। ठीक है, आप एक काम करके देखो, आप लोग मत करना ऐसा कि आप बहुत दिन तक भोजन मत खाइए, सांस अपने आप ही बंद हो जाएगा, सांस आना अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि सांस लेने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो श्वसन होता है, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं। तो हम सांस क्यों लेते हैं? ताकि हम भोजन से ऊर्जा उत्पन्न कर सकें, ठीक है। और जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें हम क्या करते हैं, हम दो तरीके से, एक तरह से हमारे अंदर श्वसन होता है। एक तो गैसीय विनमन, विनमन का मतलब कि एक्सचेंज करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, O2 ले लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, ये तो गैसेज हो गई, तो ये गैसीय विनमन हो गया। वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन, वायुमंडल से हम क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 का उत्सर्जन कर देते हैं। अब कोशिकीय श्वसन, हमारा जब कोशिका के अंदर जब श्वसन होता है, यानी कि कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए भोजन का विखंडन होना, भोजन का टूटना, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकता है, ठीक है। वायवीय श्वसन, ठीक है, अवायवीय श्वसन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ये हमारा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये हमारी जो सेल होती है कोशिका द्रव्य में होता है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा था, कोशिका चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो कोशिका, जिन जिन लोगों को याद है कोशिका के बारे में, तो वो लोग आगे इसको पढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़ना चाहे तो 9th क्लास की वर्कशीट में अभी सेल चैप्टर ही चल रहा है, तो आप वहां से भी एक बार सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैंने अभी कराया है 2-3 वर्कशीट्स में ही, पिछली जो साइंस की वर्कशीट है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब यहाँ पर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रिएक्शन होगी, ठीक है, जो वायवीय श्वसन होगा, उसमें CO2 और जल निकलेगा, क्योंकि हम O2 तो ले लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होगा, यानी कि ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से पच जाएगा, CO2 जल और ऊर्जा की मुक्ति होगी। ऊर्जा की मुक्ति कहाँ हुई? हमारे शरीर के अंदर हुई, वही ऊर्जा तो हमने यूज की। सेम इसी तरीके से इसमें क्या होता है, पूरा जो होता है अपूर्ण रहता है, उपचयन जो होता है अपूर्ण रहता है, और अंतिम जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे यहाँ इसमें CO2 निकलता है, जल निकलता है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा को हम यूज कर लेते हैं, CO2 को हम बाहर छोड़ देते हैं। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल बनता है और लैक्टिक अम्ल बनता है। अब देखिए यहाँ पर CO2 और जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या CO2 या ऊर्जा की मुक्ति होती है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु, ठीक है, 2 ATP के तुल्य ऊर्जा को निकालता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज का एक अणु जो होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है, तो 36 ATP, ठीक है, 36 ATP तुल्य एनर्जी को निकालता है। तो यहाँ पे यही प्रोसेस जो है पूरी की पूरी ऊपर वाली यहाँ पे दी हुई है। तो देखो बच्चे, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज के जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेंगे, ठीक है, कोशिका द्रव्य में, कहाँ पे टूटेंगे, कोशिका द्रव्य में, तो वो पायरुवेट बनेंगे, जो कि 3 वायु में अण, जो कार्बन के अण है, प्लस ऊर्जा। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे अगर ऑक्सीजन होगी, ये प्रोसेस तो सब में हो रही है, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन होगी, ठीक है, अनुपस्थिति है, यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो प्रोडक्ट ये होती किसमें है, यीस्ट में होती है। इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा बनेगी। अब ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन अभाव है, बहुत कम है। जैसा कि हम जिम में जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दिनों के बाद ऐसा करते हैं, तो हमारे हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो दर्द पता है, लैक्टिक अम्ल रिलीज होता है, क्योंकि मसल्स में जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है उतनी मिल नहीं पाती है मसल्स को, क्योंकि हम बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं, बहुत तेजी से फास्ट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल निकलता है, उसकी वजह से हमारे अंदर दर्द होता है, और ऊर्जा तो निकलती ही है। अब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल
और ऊर्जा हमारा निकलता है। तो ये प्रोसेस आपकी अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये चीज आप 9th क्लास की जो वर्कशीट्स चल रही हैं उसमें से कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सारी जो कोशिका का चैप्टर है वही चल रहा है। तो यहाँ पर अब आप क्वेश्चन करेंगे कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। यहाँ पे एक बार ये पढ़ लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में इकट्ठी होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इस रूप में क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। एडीपी प्लस फॉस्फेट, ठीक है, ऊर्जा दी जाती है एडीपी माइनस फॉस्फेट क्या बन जाता है, एटीपी, क्योंकि निकल गई ना एनर्जी। अब देखिए हाइड्रोलिसिस होने पर, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो 3.5 किलो जूल मोल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन यही करती है। तो आंसर हमारा हो गया क्या, किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा अंतर दिया हुआ है, इससे बेटर आंसर आपका कहीं हो नहीं सकता। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा इसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। इसमें इसको समझेंगे भी और उतारेंगे भी, ठीक है। इम्पोर्टेंट समझना तो बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, समझेंगे तो सही है इसको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं 4th क्वेश्चन। उन 3 पथ्यों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ये पूरा डायग्राम आपको बना देना है, सुंदर सुंदर सा ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये आपकी जो NCERT की बुक है और ये आपका जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसमें बहुत ही अच्छे से बहुत सुंदर डायग्राम बना हुआ है। वैसे तो यहाँ भी क्लियर दिख ही रहा है, तो आप यहाँ से इसको डायग्राम को बना सकते हैं, ओके। और वर्कशीट्स तो है ही आप लोगों के पास। एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख देंगे। मैंने चैनल को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है ताकि आपको आपकी वर्कशीट फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए जैसे ही आप सर्च करते हैं जूम एजुकेशन, तो इस तरीके से जूम एजुकेशन आता है। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाता है जूम एजुकेशन। जूम एजुकेशन के अदर चैनल जो 1st से 5th क्लास तक के चैनल हैं और दूसरा जो बड़े बच्चों का चैनल है, ठीक है, ये दिखाता है। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो सारी वो वीडियो दिखाएगा जो रिसेंटली विद इन 24 आवर्स में अपलोड हुई हैं आपकी जो वर्कशीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो सभी वर्कशीट यानी कि 6th 7th 8th 9th 10th क्लास की जितनी भी वर्कशीट अभी तक बनी है, पहले वाली में क्या है, सभी 6th to 8th क्लास की वर्कशीट, दूसरी वाली में 9th क्लास की वर्कशीट और तीसरी वाली में आपकी 10th क्लास की वर्कशीट है। अगर आप और नीचे जाते हैं तो 9th क्लास का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी है कि हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, ठीक है ना, और साइंस की। इसी तरीके से और नीचे जब जाते हैं तो 10th क्लास की सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो दैट कि आपको अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से ही जाएँ। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च में लिखा जूम एजुकेशन, हो सकता है कि आप अपने सब्सक्रिप्शन से जाते हो, कुछ बच्चे सर्च के थ्रू जाते हैं। जूम एजुकेशन जैसे ही आपने लिखा तो इस तरीके से लिखा हुआ आया। तो सबसे पहले ये जो लेटेस्ट वीडियोज़ होती हैं वो दिखाता है, ठीक है। यहाँ इस एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो अभी, देखिए ये दिखा रहा है 3 hours एगो, 5 hours एगो, कितना दिखाया है, ठीक है। अगर इस यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो ये सारी की सारी 10th क्लास की वर्कशीट सारी की सारी दिखा देगा। लेकिन जब भी आप चैनल पर जाओ तो यहाँ पे क्लिक करके जाना, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा मूव करना। जैसे ही नीचे जाओगे, आप चैनल से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हो तो आपको जो अपलोड्स हैं, जो अभी अपलोड हुए हैं वो दिखा देगा। आपकी क्लास वाइज मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया सो दैट कि आपकी वर्कशीट, आपको कोई पिछली वर्कशीट, फॉर एग्जांपल आप अपनी 6th to 8th क्लास की कोई वर्कशीट देखना चाहते हैं तो 6th 8th क्लास की आपकी सारी देखिए 46, 45 हिंदी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो ये सारी की सारी आपकी वर्कशीट यहाँ पर डली हुई है। ये आपके लिए ईजी हो जाएगा मूव करना, इसीलिए मैंने ये सेक्शंस बना दिए, आप ऐसे मूव कर सकते हैं। ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोगों को ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। देखो बच्चा, वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे तो कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना इसको, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के लाइक आ रहे हैं तो और ज़्यादा मन करता है वीडियोज़ बनाने का। जितने ज़्यादा व्यू होते हैं तो उससे क्या होता है कि मान लो आप लोगों की वीडियो अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप और अच्छा कंटेंट दें।
तो जैसे ही आपके ज़्यादा लाइक आते हैं, आप और चीज़ों को पसंद करते हो, तो क्वालिटी घटने की बजाय हमेशा बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा कंटेंट को ईजी किया जाए, और ज़्यादा चीज़ों को क्या किया जाए, आसान किया जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, और शेयर कर सको तो शेयर किया करो। अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप शेयर कीजिए, आपके और फ्रेंड्स भी इस तरीके से कंसेप्ट को समझेंगे। अगर अच्छी नहीं लगती है तो फिर तो शेयर करने का मतलब नहीं बनता है ना। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 से लेकर 10th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।